चलिए, आज का टॉपिक क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। लिख लेंगे अपना कॉपी में, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं तथा इसके नियमों को लिखें। इसके नियमों को लिखें। इसके नियमों को लिखें। लिख लिए सभी लोग? प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं तथा इसके नियमों को लिखें। लिख लिए सभी लोग? सभी लोग लिख लिए? अब देखिए, समझना है, पहले समझ लीजिए, इसके बाद इसका जो है विस्तार से लिखा देंगे। आपको लिखना अभी नहीं, एकदम बढ़िया से समझना कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। देखिए, परावर्तन और अपवर्तन में अंतर समझ लेना, ठीक है? परावर्तन किस में होता है? तो परावर्तन का मतलब कि परावर्तित होना, वापस लौटना, ठीक है? और अपवर्तन का मतलब होता है कि वापस लौटना नहीं होता है, दिशा भटकना होता है। समझना, जैसे कि देखिए इसमें होता क्या, अपवर्तन के आप लोग कुछ पहले उदाहरण समझिए, तब इसका थ्योरी बढ़िया से और समझ में आएगा। जैसे आप लोग कभी देखे होंगे कि अगर कांच वगैरह लगा हुआ है, और कांच लगा हुआ है और उसके ऊपर से, मैंने कहने का मतलब ये किताब में जो लिखा हुआ है पेज पर, एकरा पर अगर कांच रख देंगे तो कांच रखने के बाद होगा का कि ये उठा उठा प्रतीत होता है। ऐसा आप लोग महसूस किए हैं? इस पर अगर कांच रखा, कल हम रख कर दिखाएंगे आप लोगों को, यहाँ पर है नहीं, जो इस पर रखिएगा तो इसमें उठा उठा सब प्रतीत होगा। या फिर आप देखिएगा क्या चीज, कि अगर कोई तालाब या कोई नदी वगैरह में या कोई पानी में लकड़ी आधा डूबा हुआ रहता है, तो उसका जो सीधा लकड़ी है, लेकिन फिर भी लकड़ी कैसा दिखाई देता है? टेढ़ा दिखाई देता है। ऐसा क्यों? आप लोग अनुभव किए हैं? अनुभव किए होंगे। देखिए, इसमें जो है सबसे पहले एक उदाहरण दिया हुआ कि बाल्टी की जो है तली उठी हुई प्रतीत होती है। आप देखिएगा, नदी में जाइएगा या कहीं पर जाइएगा, तालाब में जाइएगा या कुआं में जाइएगा, कुआं को मैंने देखिएगा, ऊपर से कुआं में मत जाइएगा, ठीक है? ऊपर से देखिएगा तो होता क्या है कि आप देखिएगा कि कुआं की जो नीचे वाला तली होता है वो दिखाई देता है, अब पता नहीं चलता कि कितना गहराई तक पानी है, लगता है कि पेना ऊपर है। और उसी प्रकार से आप देखिए कि बाल्टी में ही एकदम आसान उपाय है। आप बाल्टी में जो है पानी भर लेना, चाहे जो भी बर्तन हो उसमें पानी भर लेना। तो पानी भरने के बाद क्या दिखाएगा कि इसमें पानी की जो गहराई, मान लो कि 1 फीट है ना, तो 1 फीट की अगर ऊंचा बर्तन है तो 1 फीट नहीं लगेगा कि पेना जो है ना इसे उठल है। तो ऐसे आखिर दिखाई क्यों देता है? या फिर वैसे ही समझ लो, एक चीज और उदाहरण समझ लीजिए कि मान लीजिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पर पानी है, ठीक है? यहाँ पर क्या है? पानी है, नदी वाला पानी है, चाहे तालाब वाला पानी है, जो भी है। एक यहाँ पर एक लकड़ी है, इस लकड़ी को जब इसमें डालिएगा तो इसको डालिएगा तो ये तो इसी रहेगा, लेकिन आपको दिखाई कैसे देगा वो बता दे रहे हैं। आपको ऐसे दिखाई देगा। ये लकड़ी देखो, यही वाला को यहाँ उठा के यहाँ रखे, लेकिन यहाँ पर ही थोड़ा सा इस जगह क्या है, जहाँ से पानी में गया वहां से थोड़ा सा आपको टेढ़ा प्रतीत होता है। ऐसा क्यों प्रतीत होता है? इसके पीछे क्या रीजन है? तो इसके पीछे अपवर्तन का कारण है। जो टेढ़ा दिखाई दे रहा है ना, तो इसके पीछे किसका कारण है? अपवर्तन के कारण है। या जो तली उठा हुआ प्रतीत होता है, ये किसका कारण है? अपवर्तन का कारण है। समझ में आ रहा है सब लोगों को? और एक और उदाहरण आपको देते हैं जिससे कि बहुत बढ़िया समझ में आएगा। आप देखते होंगे मेला वगैरह में कहीं पर कि वहां पर करता क्या है, एक कोई व्यक्ति हम देखे थे, आप लोग भी देखे होंगे, ऐसा थोड़ी है कि एक थाली में पानी ले लिया था, जो है नहीं, मान लो थाली है, इस थाली में पानी ले लिया था और कुछ दूरी से कह रहा था बच्चे लोगों को कि आप इसमें डालिए, पानी में डालिए पत्थर, जो है पैसा को डाल दीजिए, ठीक है? और पैसा को अगर डाल दीजिएगा तो 2 रुपया का सिक्का गया तो 4 रुपया देंगे, और 4 रुपया के तो सिक्का नहीं होता है, 5 के डालिएगा तो 10 रुपया देंगे।
लेकिन जो डालते थे तो होता क्या था कि इसमें नहीं जाता था, बहुत लोगों को नहीं जाता था, एकदम मुश्किल से जो है इसमें थाली में जाता था, और नहीं तो थाली में पैसा नहीं जाता था। या तो इधर गिर जाता, इधर गिर जाता, इधर मैंने जाने ताने चल जाता, लेकिन थाली में नहीं गिरता। तो उसके पीछे कारण क्या था? तो उसके पीछे कारण यही था कि इसकी जो स्थिति है ना, उस ठीक ढंग से दिखाई नहीं देता है। ये इसका जो पेना है, ये पानी का स्तर है, क्या होता है, उठा हुआ प्रतीत होता है, इसलिए ये जो है आपका नहीं सही जगह पर लग पाता है। और नहीं लग पाता है तो बच्चे लोग तो सोचते हैं कि मेरा तो निशाना बहुत है, इतना ये जो सीढ़ी है ना, सीढ़ी के उतना रहता था, देखे थे हम, और वैसे मारते थे लोग, और वहां पर थाली में नहीं जाता था, इधर उधर इधर उधर, तो उसके कमी नहीं हो जाता था। कितना लोग जो कभी कभी डाल देते थे। समझ में आ रहा है सब लोगों को? तो किसके कारण वैसा हो रहा था, कमा रहा था, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। ठीक है, पढ़ने लिखने के बाद देखिए कहीं भी पैसा कमाया जा सकता है, कैसा हो, लेकिन ये सब कमाने की बढ़िया जरिया नहीं है। आपको एक और उदाहरण बताते हैं अपवर्तन का, एकदम पक्का समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा, देखना कैसे। आपको जो है करना क्या है, एक थाली लेना है, थाली में जो है एक रुपया का सिक्का लेना है। ठीक है, 1 रुपया का मान लो सिक्का हो गया। अब करना क्या है, इसको देखना है। ठीक है, देखते देखते पीछे जाना है। कितना दूरी तक पीछे जाना है? जब तक कि दिखाई देना बंद कर दे। समझ में आ रहा है सब लोगों को कि इसमें आपको एक पैसा रखना है, अभी एकदम थाली खाली रखना है, और पैसा में इस थाली में पैसा रख दिए। अब आपको जो है पीछे हटना है, धीरे धीरे पीछे हटना है। कब तक पीछे हटना है? जब तक कि आपको पैसा दिखाना धीरे धीरे बंद ना हो जाए। ठीक है, तो जब पूरा एकदम बिल्कुल बंद हो जाएगा दिखाई देना, तो वहां पर रुक जाइए आप। अब रुक जाइए, अब किसी दूसरे की सहायता से इसमें थोड़ा सा पानी डलवाइए। बर्तन जो है, बर्तन में एकदम धीरे धीरे आराम आराम से पानी डालने के लिए उसको बोलिए। ठीक है, कि आप आराम आराम से पानी डालिए, ताकि पैसा हिले उले ना, जहां पैसा है वहीं रह जाए। समझ में आ रहा है? आराम से पानी डाल, नहीं तो हो सकता है कि पैसा की स्थिति अलग हो जाएगा, तो आपको लगेगा, दिखाई देने लगेगा। ठीक है, लेकिन बिना पैसा हिले, मैंने ऐसा आराम आराम से पानी डालना है कि पैसा का कोई स्थिति में परिवर्तन ना हो, सिक्का की कोई स्थिति में परिवर्तन ना हो। तो जब पानी इसमें भर जाएगा बर्तन में ना, तब भरेगा नहीं, आधे रहेगा, तब फिर आपको दिखाई देने लगेगा, फिर दिखाई देने लगेगा सिक्का। जबकि सिक्का एक हिलल है नहीं है, न ऊपरे तैर रहा है, फिर भी आपको सिक्का दिखाई देगा। क्यों सिक्का दिखाई देने लगेगा? दोबारा बताइए। अपवर्तन के कारण दिखाई देने लगेगा। सबको समझ में आ रहा है? वो किसके कारण दिखाई देगा? अपवर्तन के कारण दिखाई देगा। ये उदाहरण आपको समझ में आया? आप जाके देखना अपने घर पर जो है इस क्रियाकलाप को तो आसानी से कर सकते हैं। अभी हमारे पास जो है व्यवस्था नहीं है कि आपको करा के दिखा दें। अब व्यवस्था है, ये सब क्या करने में देरी है, लेकिन टाइम ज्यादा होता है, टाइम टेकिंग होता है प्रयोग। ठीक है, तो ये सब स्कूल में देखो होता क्या कि साल भर में सब विषय पढ़ाना होता है, तो चलो एक दिन में ये क्रियाकलाप पढ़ा के खत्म करते। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कोचिंग है तो थोड़ी सी यही होता है। तो आपको जो है समझ में आ गया होगा, घर पर क्रियाकलाप कर सकते हैं ना। एक थाली लेना, उस थाली में एक सिक्का रखना, और सिक्का को जो है देखते देखते पीछे की ओर बढ़ना। कब तक पीछे बढ़ना है? जब तक कि वह सिक्का दिखाई देना बंद कर दे। और जहां बंद कर दे वहीं रुक जाना, ये नहीं कि एकदम पीछे चल जा रहा है, वैसे नहीं। जहां दिखाई देना बंद कर दे वहीं पर रुक जाना। फिर कोई दूसरे की सहायता से उसमें कहना कि चाहे आप चिन्ह लगा लो कि ये भी रहते हैं। ठीक है, अब कोई नहीं मिल रहा है तो चिन्ह लगा लीजिए, और फिर जाइए उसमें एकदम आराम आराम से। आपको तो समझ में आ रहा है ना कि कैसे पानी डालना है, हो सकता है दूसरा का आदमी के नहीं समझ में आए। आप ऐसा पानी डालना कि एको वो सिक्का हिले ना। ठीक है, फिर वो बिरलान के खड़ा होकर देखना कि पैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। तो क्यों दिखाई दे दिया? जबकि न सिक्का हिला है न सिक्का ऊपर तैर रहा है, तो दिखाई क्यों दे दिया? तो इसके पीछे कारण है प्रकाश का अपवर्तन। अब समझते हैं कि अब उदाहरण तो आपको सबको समझ में आ गया होगा। परीक्षा में पूछा जाता है कि बताइए लकड़ी जो है टेढ़ा क्यों प्रतीत होता है, या पेंसिल क्यों टेढ़ा प्रतीत होता है? जब किसी पानी में जो पेंसिल को डाला जाता है तो पेंसिल टेढ़ा प्रतीत क्यों होता है? तो अपवर्तन के कारण। इतना तो सबको दिमाग में आ गया ना, तो किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। अब देखिए होता क्या है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, कहने का मतलब अब वायु है, अब वायु से सीधे कांच में प्रवेश करेगी तो माध्यम बदल गया। जैसे मान लीजिए कि एक कांच हम बना रहे हैं, ध्यान समझना, एक कांच बना दिए, ठीक है।
तो कांच बना दिए तो प्रकाश इसमें ऐसे प्रवेश किया। पहले तो ध्यान समझो ये बात कि इधर वायु है, इधर वायु है, क्या है, वायु है। ई वाला क्या है, कांच है, कांच है। तो ई तो अलग माध्यम हो गया, ई वाला अलग माध्यम हो गया ना। माध्यम का मतलब समझ रहे हैं ना कि वायु एक अलग माध्यम हो गया और कांच एक अलग माध्यम हो गया। तो इसमें जब प्रकाश किरण रहेगा तो प्रकाश की इसमें गति, ठीक है, प्रकाश की इसमें गति, तो इसको आपतित किरण पहले नंबर में बोलेंगे और इसकी गति। और जब कांच में प्रकाश मिलेगा तो इस कांच में प्रकाश की गति में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, ठीक है, थोड़ा सा क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है, कम बेसी हो जाता है। तो कम बेसी हो जाता तो होता क्या है इसमें, देखिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो अपनी दिशा भटक जाती है। जो प्रकाश की दिशा एकदम सरल रेखा होता है, हम लोग पढ़े ना कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसर का माध्यम में जाती है तो अपने दिशा को भटक जाती है, एकदम सरल रेखा में नहीं जा करके वो थोड़ा सा भटक जाती है, ठीक है। और उसी भटकने की क्रिया को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। पूछा जाएगा कि अपवर्तन क्या है, तो अपवर्तन क्या है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वे अपने दिशा से भटक जाती है, उसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जैसे देखिए ये वायु से प्रकाश इसमें आती है कांच में, तो कांच में एकदम ऐसे जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, ऐसे सीधे निकलना चाहिए, निकलना चाहिए ना। लेकिन इस सीधे ना निकल के होता क्या है कि ऐसे मुड़ जाती है, समझ में आ रहा है सब लोगों को, ऐसे मुड़ जाती है। तो प्रकाश जो है एकदम सीधा ऐसे गुजरना चाहिए था, लेकिन ये तो ऐसे मुड़ गई। तो यह मुड़ने की क्रिया क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो इसको रटने से नहीं याद होगा, नहीं तो परावर्तन अपवर्तन एक में मिला मत देना। वहां है कि परावर्तन में है कि उधर ही वापस चला जाता है, परावर्तन में परावर्तित हो जाता है। अपवर्तन में क्या होता है कि वापस नहीं लौटता है, लेकिन उसके दिशा में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। समझ में आ रहा है सब लोगों को। तो अब देखिए यहाँ पे, अब इससे यहां से तो ऐसे निकला, अब कांच में तो लेकिन प्रकाश के यहाँ सीधा है, तो उसी प्रकार से अब कांच में प्रकाश की चाल क्या रहेगा, ये टेढ़ा है तो इतना टेढ़ा, लेकिन अब इसमें जो है जो हिसाब से वो सीधा रहेगा, ऐसे रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से फिर इसका माध्यम बदल रहा है, समझना, यहाँ से फिर माध्यम बदल रहा है, क्योंकि कांच से फिर वायु में जाना है, इसको जाना है ना। वायु से कांच में आया, दिशा बदल गया। अब कांच से फिर वायु में, तो माध्यम तो फिर बदल रहा है, तो फिर दिशा बदलना चाहिए ना, तो फिर दिशा बदल जाएगा। अब फिर कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है, इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था ना, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन चला गया फिर से वैसे। तो यहाँ भी अपवर्तन हुआ और यहाँ भी अपवर्तन हुआ। जहां जहां दिशा बदलेगा प्रकाश का वहां वहां अपवर्तन होगा। सबको समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर ई वाला के आपतित किरण कहेंगे, और यहाँ मुड़ गया तो यहाँ पर परावर्तित किरण कहेंगे, ठीक है। और इस बिंदु को क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे, और इस बिंदु को भी क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु बोलेंगे। तो देखिए आपतन बिंदु पर ही, जैसे परावर्तन बिंदु पर वहां पर लंब खींचते थे ना, एक लंब डालते थे ना, तो उसी प्रकार से इसमें भी एक लंब डालते हैं। ये देखो एकदम सीधा होना चाहिए, लंब ना सीधा होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर n हो गया और यहाँ पर n डैश हो गया। तो उसी प्रकार से कहां पर अपवर्तन हुआ, अपवर्तन तो यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर लंब डालिए। इसको एकदम सीधा होना चाहिए, ध्यान रखना। और कहां से होना चाहिए, तो जहां पर प्रकाश किरण इधर मैंने प्रतिच्छेद करती है, इसमें हिलती है, जहां से ये जो है एंट्री करती है, वहीं पर लंब खींचते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोला जाता है, अभिलंब बोला जाता है। इसका नाम क्या है, अभिलंब, ध्यान रखना, अभिलंब। वहां भी अभिलंब में पढ़े थे, ठीक है। इसको बोलेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण बोलेंगे। अब ई वाला को कौन सा किरण बोलेंगे बताइए तो, परावर्तित हुआ, परावर्तन हुआ कि परावर्तित नहीं, अपवर्तन हुआ है, तो अपवर्तन को हम बोलेंगे आपतित किरण, ठीक है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, अपवर्तित किरण बोलेंगे, अपवर्तित
अपवर्तित किरण, इसका नाम क्या हो जाएगा? अपवर्तित किरण। सबको समझ में आ रहा है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और इसको अभिलंब बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए, अब ध्यान से समझना, यहाँ पर कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? यहाँ पर कोण बन रहा है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच कोण बन रहा है ना, तो इस कोण को हम लोग क्या से सूचित करते हैं? आई से सूचित करते हैं। समझ में आ गया? और यहाँ पर फिर देखिए, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच कोण बन रहा है, तो इसको आर से सूचित करते हैं। तो इसको आपतन कोण, इसको अपवर्तन कोण। ये आपतन कोण और इसका क्या नाम हो गया? अपवर्तन कोण। और बिंदु का नाम क्या हो गया? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। सेम जैसा कंडीशन यहाँ बताया, सेम वैसा ही यहाँ भी होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हिंदी लिख दिए, तो यहाँ पर भी आपको नहीं लिखेंगे। यहाँ पर आपको समझना होगा कि ये वाला अभिलंब हो गया, ए जो हो गया आपका अभिलंब हो गया, ई हो गया अपवर्तित किरण, ई आपतित किरण यहाँ के लिए हो गया, यहाँ पर आपतन बिंदु हो गया। सबको समझ में आ रहा है? तो एक बार इसको फिर से बता देते हैं ताकि आपको पूरा क्लियर हो, तब लिखाते हैं। क्या चीज होता है? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो दिशा भटक जाती है, इसी को बोला जाता है प्रकाश का अपवर्तन। आपको देखने के लिए मिल रहा है कि प्रकाश सीधे जाती है, लेकिन सीधे न जाकर के तनिषा मुड़ गई है, तो इसी को प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन। आने वाला को आपतित किरण, और यहाँ से जो मुड़ करके निकलते हैं उसको अपवर्तित किरण। माध्यम एक है, माध्यम दो है। वायु को विरल माध्यम बोलते हैं और कांच को सघन माध्यम बोलते हैं। ई हो गया विरल माध्यम, विरल माध्यम, विरल माध्यम, और ई वाला हो गया सघन माध्यम। देखिए, अब परावर्तन में भी माध्यम, परावर्तन में भी सघन और विरल लिखे थे ना, कि जल को लिख दिए थे सघन और वायु को क्या लिख दिए थे? विरल माध्यम लिखे थे। विरल माने जिसमें कम डेंसिटी होता है, उसको माने कम डेंसर होता है, रेयर उसको कह लो, इंग्लिश में वो होता है, तो उसको बोलते हैं विरल। और जिसमें डेंसिटी ज्यादा डेंसर रहता है उसको बोलते हैं सघन माध्यम। समझ में आ गया सब लोगों को? तो एक चीज और यहाँ पर देखने वाला है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर मुड़ती है कि अभिलंब से दूर जाती है? ये देखो अब तो लोग, ये क्योंकि लिखना है ये भी बात, कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम, विरल माने वायु, ठीक है, से सघन माध्यम में जाती है कांच, तो बताइए प्रकाश किरण अभिलंब से दूर जा रही। देखिए प्रकाश, ई वाला तो मेन प्रकाश वाला तो ई वाला ना है, ई वाला ना है, तो ई वाला प्रकाश एने मुड़ गया, तो अभिलंब की ओर चला गया है। समझ में आ रहा है? ये प्रकाश किरण जो किधर यहाँ से हट के एने आ गया, तो अभिलंब दिन ना आ गया है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जबकि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब सघन माध्यम से विरल, कांच सघन है ना, विरल है, तो किधर चली जाती है? तो देखिए प्रकाश किरण, मेन प्रकाश किरण ई वाला है, मेन तो ई वाला है ना, तो ई वाला है, लेकिन अब अभिलंब ई है, तो अभिलंब से दूर चली गई कि अभिलंब की ओर चली आई? अभिलंब से दूर चली आई। सबको समझ में आ गया कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जबकि प्रकाश किरण विरल सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर चली जाती है। समझ में आया सब लोगों को? अब आपको अपने कॉपी में लिखना है, क्या लिखना है? प्रकाश, ये तो प्रश्न लिख लिया है ना, ये नहीं बनाना है, आपको बताने के लिए बताएंगे कब बनाना है, बनाना है लेकिन अभी नहीं बनाना। लिखना है सबसे पहले प्रकाश, लिखना है, जो भी प्रश्न चिन्ह तो आप लोग नहीं दिए, प्रश्न तो नहीं लिखे हैं, ऐसे लिखना प्रकाश, प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन लिखिए और डैश दीजिए जल्दी से। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन लिख लिए। प्रकाश का अपवर्तन डैश देने के बाद लिखेंगे जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, जब प्रकाश किरण
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वे अपने दिशा से भटक जाती है। तो वे अपने दिशा से भटक जाती है। तो वे अपने दिशा से भटक जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लिख लिए सभी लोग, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। लिख लिए सभी लोग। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। पैराग्राफ चेंज का मतलब सब लोग समझते हैं ना। पैराग्राफ चेंज करना है, कहने का मतलब कि आपका ऐसे लाइन गया होगा, ऐसे जहां भी खत्म हो गया होगा तो अब की यहां से लिखना, ठीक है। यहां से मत लिखना, यहां से लिखना। अगले नीचल का लाइन में क्या लिखना है आपको? जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो वे अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो वे अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, जबकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। जबकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो वे अभिलंब से दूर चली जाती है। तो वे अभिलंब से दूर चली जाती है। तो वे अभिलंब से दूर चली जाती है। लिख लिए? तो वे अभिलंब से दूर चली जाती है। लिख लिए सभी लोग? तो वे अभिलंब से दूर चली जाती है। लिख लिए सभी लोग? देखिए, प्रकाश किरण जब, फिर से एक बार हम दोहरा देते हैं, क्योंकि देखिए बार बार रिपीट कीजिएगा तो ही याद रहेगा, वो समझ में आएगा। एक ही चीज को बार बार पढ़िएगा तो उसको और बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, और नहीं तो एक बार में समझ में आ जाता है तो बहुत बढ़िया। आपतित जब होता क्या है कि जब प्रकाश किरण जो है विरल से सघन में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, और जब सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर चला जाता है। इतना सबको क्लियर हो गया? सब लोग समझ गए? तो इस चित्र को अपने कॉपी में लिखिए। और देखिए, हमको कहने के बावजूद भी कितना के पैराग्राफ चेंज करने नहीं आया, ठीक है। हम बताएं फिर भी कितना लोग को जो पैराग्राफ चेंज करने के विषय में नहीं समझना नहीं आया, तो हम कुछ नहीं कर सकते। आपको जो है बोर्ड पर जब बता दिए कि आपको लिखना पैराग्राफ का मतलब होता कैसे, जैसे कि मान लो कि यहाँ तक लिखे, अब हमको अगला पैराग्राफ कोई कहता है कि पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, तो आपको लिखना क्या रहता है कि थोड़ा सा इसको छोड़ कर, कहने का मतलब यहाँ से लाइन स्टार्ट होता है ना, आपका चौथा ही रहता है इस प्रकार से, तो चौथा ही रहता है तो यहाँ से स्टार्ट किए। तो अब की बार जो है हम पैराग्राफ चेंज करने के लिए कहेंगे तो यहाँ से लिखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन जो है जो यहाँ लिखे है यहाँ से लिखना स्टार्ट करते, बस यही होता। तो कितना को तो समझ में नहीं आया, एक लाइन छोड़ देंगे तो ज्यादा कॉपी खत्म हो जाएगा, तो गड़बड़ है आप लोगों का। जबकि एगो पेज ऐसी फाड़ के लिख दीजिएगा। चलिए बनाइए चित्र जल्दी से, अच्छा अच्छा एकदम सुंदर साफ सुथरा बनाइएगा, बड़ा बनाइएगा और साफ सुथरा बनाइएगा एकदम सुंदर। अभी नियम लिखना है हम लोगों को, प्रकाश के अपवर्तन का नियम लिखना है, इसलिए जल्दी जल्दी से बनाइए आप लोग।
और नाम भी लिख लेना है, आपतित किरण कौन है, अपवर्तित किरण कहाँ है, और लिख लेना, अभिलंब लिख लेना, आपतन बिंदु लिखना, कोण आई लिख लेना, कोण आर लिख लेना। कोण आई का कहलाता है तो आपतन कोण, और आर का कहलाता है अपवर्तन कोण। लिखा देंगे, वो अभी नहीं लिखे, वो इसी की चले रहे, टेढ़ा की चले अभिलंब। अभी ना बोले कि अभिलंब सीधा खींचना है। ये वाला लाइन कैसे खींचना, ये अभिलंब कैसे खींचना, ऐसे। अभिलंब का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये लाइन है तो इकरा पर ऐसे है, अभिलंब का मतलब ये हुआ। लंब मतलब 90 डिग्री पर कटना चाहिए। अभी ये ऐसे कैसों टेढ़ा ऐसे खींच रही, ये 90 डिग्री हो गया। अभिलंब का मतलब कि तल से 90 डिग्री बनना चाहिए। देखो कितना लोग तो मेला में चले गए। रोहित कहाँ चला गया, रोहित नहीं आया ना। उज्जवल है कि नहीं, कल लेखनी की याद कराना। तो टाइम पास करता है लोग, एक दिन आता है 2 दिन घरे रहता है। बन रहा है बढ़िया। पुष्पा दिखाओ तो तू कॉपी। चलो रे समझना, जल्दी जल्दी से बना तो देख लिए कॉपी क्या बनाएंगे अभी तक। और साफ सुथरा बनाना है। और जिसको नहीं बन रहा है ना, उसके लिए क्या उपाय है, तो उसके लिए उपाय है किताब है ना। आप घर पर जाना तो देख लेना कि कहीं पर है कि नहीं ऐसा बनाओ। देखो यहाँ पर बनाया हुआ है, ये ना। ये किताब से जो है आप जा करके घर पर बढ़िया से तनी छाप लेना, 1 नंबर के एकदम 2 कॉपी। जब जिसको पता नहीं चल रहा है कि क्या कैसे बनेगा, इसमें भी सब वही चीज दिया हुआ है जो बोर्ड पर बना है। लिख लिए, बना लिए सभी लोग। अब नियम लिखे। लिख लिए सभी लोग ना, बना लिए ना, ठीक है। जो लोग नहीं बना पाए अभी तक, वे लोग के लिए क्या है, यहाँ पर देखिए किताब में बनाया हुआ है। किसी के पास तो, बहुत लोगों के पास किताब है, ये नहीं तो आप लोगों को तो बना लेना चाहिए था, बहुत आसान। ठीक है, ठीक है। अब जो है आपको लिखना है, नीचे लिखना है। अब वो लाइन छोड़ देना, नीचे अब लिखना है प्रकाश के अपवर्तन का नियम। प्रकाश के का अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। टेस्ट देके लिख देना, 2 नियम है। कितना नियम है, 2 नियम है, लिख देना है 2 नियम है। 2 नियम है, प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम है। लिख लिए, प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम है। अब नीचे लिखेंगे पहला नंबर दे करके, और लिख लेना पहला नियम। पहला नियम लिख लिए। और डैश देने के बाद लिखेंगे आपतित किरण। लिखिए जल्दी जल्दी से, आपतित किरण, कोमा अपवर्तित किरण,
अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। लिखिए, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। सभी एक ही तल में होते हैं। लिख लिए सभी लोग, सभी एक ही तल में होते हैं। अब दूसरा नियम लिखिए, तब समझेंगे हम लोग। लिखना है दूसरा नियम। लिख लिए? लिखेंगे, प्रकाश के किसी निश्चित रंग प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की जया। लिख लिए सभी लोग, आपतन कोण की जया। बोल रहे हैं, फिर से बोलिए, कौन हिसाब से बोल रहा है जी तू? अब होना चुप कहाँ हो गया कि बोलिए, फिर से बोलिए। है, चुप हुए थे? चलो लिखो, आपतन कोण की जया, कोष्टक में लिख लेना साइन। जया को साइन कहते हैं। आप साइन लिखना, एन लिखना है। आपतन कोण की जया, लिख लिए सभी लोग, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया, फिर जया लिखा है तो फिर साइन लिख लेना वहां पे। जया ऐसे ज और य में आकार, जया। लिख लिए, अपवर्तन कोण की जया का अनुपात स्थिर होता है। लिख लिए सभी लोग, स्थिर होता है। पूर्ण विराम। इस नियम को लिख लिए, इस नियम को स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। इस नियम को स्नेल, कैसे लिखेंगे? स्नेल। इस नियम को लिख लिए सभी लोग, स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं।
स्नेल के अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। लिख लिए सभी लोग, कहते हैं। देखिए सबसे पहले इसको नियम को समझते हैं, फिर दूसरा का नियम को समझेंगे आसानी से। देखो पहला नियम में क्या है कि पहला नियम आपतित किरण अपवर्तित किरण, गई से किसी गिरा देते हैं तो मेरी, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। इसको समझिए कि क्या चीज दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए आपतित किरण, इसको याद कीजिएगा, रटिएगा तो नहीं याद होगा, क्योंकि एक में सब लेवराइजेशन है। कहने का मतलब जो है सब आगे पीछे हो जाता है, और जब इस चीज को समझ जाइएगा तो इसको याद करना एकदम हलवा हो जाएगा। जैसे कहने का, हाँ जैसे कि कहने का मतलब यहाँ लिखा है ना आपतित किरण, ध्यान सुनो, आपतित किरण, फिर लिखा है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों, ई एक माध्यम और ई एक माध्यम को अलग करने वाला पृष्ठ, ई वाला लाइन है अलग करने वाला पृष्ठ पर खींचा गया अभिलंब है, उसे तो नहीं लिखा हुआ है, तथा दोनों माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ के आपतन बिंदु, यहाँ पर आपतन बिंदु है, पर अभिलंब है, सभी एक ही तल में होते हैं। सभी एक ही तल में है, बस हो गया। एक ही तल के एक ही बिंदु में होता है, किताबों में छोड़ दिया कि कैसे इसकी। तो ये जो है आपको समझ में आ गया। कैसे याद करेंगे इसको, देखिए चित्र देख करके कैसे बोलेंगे, इसको छोड़ दो कि क्या लिखल है, इसको देख के कैसे बोलेंगे। आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। समझ में आया कैसे बोलेंगे? जिसको समझ में नहीं आ रहा है फिर से ध्यान से देखिए, याद कैसे करेंगे। ये हिंदी जो रटिएगा ना तो नहीं याद होगा, ये चित्र को देख करके याद कर लीजिए, सब याद हो जाएगा। कैसे बोलेंगे? आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। सभी एक ही तल में होते, एक ही बिंदु पर एक ही तल में है ना। तो ये तो ऐसे लिखा हो पहले के नोट्स में मेरा कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सभी एक ही तल के एक ही बिंदु पर होते हैं, ऐसे नोट्स में बनाया हुआ। लेकिन यहाँ पर जो किताब में दिया हुआ, किताब हमेशा जो है यही होते रहता है, अपग्रेडेड होते रहता है। तो क्या दिया हुआ कि आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में है। यही दिया हुआ है ना। तो बस इस चित्र को देख करके आपको बोलने आ जाना चाहिए, न कि इसको रटना पड़ेगा। रटिएगा तो नहीं हो पाएगा। अब देखिए दूसरा का नियम क्या है। तो दूसरा का नियम है आपका कि आप ये वाला अपवर्तन कोण और आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात स्थिर होता है। इस स्नेल का नियम भी कहते हैं। ज्यादा नहीं याद करना है उसमें, ऐसे याद करना कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात स्थिर होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। बस रंग नहीं याद रहेगा तब वो चलेगा। आपको जो है दूसरे शब्दों में लिख लीजिए इसको, ताकि आपको याद करने में बड़ी आसान हो। लिख लो ओकरा दूसरे शब्दों में, उसके नीचे लिखिए दूसरे शब्दों में। दूसरे शब्दों में लिख लिए। लिखना है आपतन कोण की जया आई, आपतन कोण की जया। लिख लिए आपतन कोण की जया आई, आपतन कोण की जया आई, कोष्टक में लिख लेना साइन आई। ई मत लिखना, खाली आई, साइन आई ऐसे लिखना। आपतन कोण की जया आई और कोष्टक में लिख लेना साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया यहाँ आर लिख लेना। अपवर्तन कोण की जया आर, कोष्टक में लिख लेना साइन आर। साइन आर के अनुपात स्थिर होता है। के अनुपात स्थिर होता है।
के अनुपात स्थिर होता है। लिख लिए, के अनुपात स्थिर होता है, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। आगे लिखिए, इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। लिख लिए सभी लोग, इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। लिख लिए सभी लोग। देखिए फिर से हम बता दे रहे हैं आपको। ये देखिए, ये मान लो कि वायु है, आपकी दूसरे जैसन बना रहे हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। कांच ओचने भी बना रहे हैं, अभी ऐसे दे दिया तो ये क्या बन गया, ये पानी बन गया। ठीक है, ये मान लीजिए कि दूसरा माध्यम हो गया, ये दूसरा माध्यम, क्योंकि पानी में भी तो प्रकाश जाता है ना। तो ई वायु हो गया, ये पानी हो गया, तो ई हो गया सघन माध्यम, सघन, ध्यान समझो। ये वायु हो गया विरल, क्या हो गया विरल, और ये क्या है जल है। ठीक है, कुल मिलाकर। तो जब प्रकाश किरण ऐसे जाएगा तो ऐसे जाएगा, तो सीधे तो ऐसे नहीं निकलेगा, ऐसे टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, टेढ़ा हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे अभिलंब खींच देंगे, अभिलंब खींच देंगे। तो यहाँ पर कोण आई बन, इसको बनाना नहीं है, आपको समझा रहे हैं, और यहाँ आर बन जाएगा, है ना। तो लिखे हैं आप लोग साइन आई तथा साइन आर का अनुपात स्थिर होता है, यही लिखे है ना। साइन आर का अनुपात क्या होता है, तो अनुपात का मतलब बटा होता है। आपको कई बार बताया कि अनुपात का मतलब बटा होता है। तो लिखल क्या है इसमें कि आपतन कोण की जगह साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जगह साइन आर का अनुपात, तो अनुपात स्थिर होता है। तो यानी लिख दो स्थिर, स्थिर, स्थिरांक भी लिखल रहता है, स्थिर भी लिखल रहता है। ठीक है, अब नीचे लिखना मैंने अर्थात करके, ये चित्र नहीं बनाना है, लेकिन ये वाला लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन आई बटा में साइन आर बराबर एन। अब स्थिरांक को एन से सूचित करते हैं, और यहाँ पर लिखना, यहाँ एन एक नियतांक है, स्थिर नियतांक है, स्थिर नियतांक है, जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं, जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। लिखिए, जिसे माध्यम का ये वाला पूरा लिखना है, अर्थात लिखना, ई भी लिखना, ई भी लिखना, ये वाला भर चित्र भर मत बनाना खाली आपको। साइन आई बटा में साइन आर बराबर स्थिर, और स्थिर को कहाँ से सूचित करते हैं, एन से, और यह एन एक स्थिर नियतांक है जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अब हम लोग जो है अपवर्तनांक के विषय में समझेंगे कि अपवर्तनांक क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसका क्या लाभ है, क्या हानि है, मतलब ये सब के विषय में हम लोग समझेंगे, इसके प्रभाव क्या है। किताब में जो है ना स्थिर में स्थिरांक लिखल है, स्थिरांक। ठीक है, तो लिखल है स्थिरांक, तो लोग भी स्थिरांक लिख लेना, स्थिर रहता है, स्थिरांक भी रहता है। स्थिर नियतांक या स्थिर यहाँ मत लिखा, सेंटेंस घबरा जाएगा। लिख लिए सभी लोग। ठीक, आज साइंस में इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अगले दिन हम लोग अब कल पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, तो कल हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तनांक के विषय में। ठीक है, अपवर्तनांक क्या है, किसका किसका अपवर्तनांक कितना होता है, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक होता है, इसके विषय में हम लोग जो है कल विस्तार से अध्ययन करेंगे। अपवर्तन सबको बढ़िया से समझ में आ गया है, आया है ना। तो चलो जो है दूसर का नियम भी समझ में आ गया, पहल का नियम भी समझ में आ गया।
कल हम लोग पढ़ेंगे अपवर्तनांक और फिर पढ़ेंगे लेंस वगैरह के बारे में। तो कल क्लास जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आज भी इंपॉर्टेंट था। आज जो लोग नहीं पढ़े उसको तो कल समझ में नहीं आएगा, अब पूरा लेंस समझ में नहीं आएगा। लेंस भी इसी नियम पर आधारित है, तो गड़बड़ है आज। ठीक है आज